हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखते हैं इस बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र लिखने के जो रूल्स हैं उन्हें समझेंगे और फिर बाद में हम जो कोई कंपाउंड है उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे निकालना भी सीखेंगे। फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की और भी बहुत सी वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही है, केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी है। तो वे सभी वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र लिखना। तो ये समझने से पहले कि इसके लिए क्या रूल्स हैं, पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और इसके लिए हमें किन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक के लिए जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये उसमें जो कंपोजिशन या जो भी एलिमेंट्स या आयन प्रेजेंट होते हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र आसानी से लिखे जा सकते हैं और इसके लिए जो भी रूल्स हैं उन्हें हम आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फॉर दिस वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। इसके लिए हमें दो बातों का पता हो, एक तो जो भी उसमें एलिमेंट्स है उसका सिंबल क्या होता है, मतलब तत्वों के प्रतीक की हमें जानकारी हो। दूसरा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, हमें उस तत्व की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, संयोजन करने की जो क्षमता होती है या जो वैलेंसी होती है उसके बारे में पता हो। इन दोनों के बारे में ही यानी तत्वों के प्रतीक और उसकी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसके बारे में हम पहले भी वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। तो आज हम उसे थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो किसी भी तत्व की जो कंबाइनिंग पावर है, संयोजन करने की क्षमता है, उसे ही हम उस एलिमेंट की वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, इसका उपयोग यह पता करने में किया जा सकता है कि किस तरीके से एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलकर रासायनिक यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे ये है सोडियम एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Na और दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन जिसका सिंबल होता है F। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्लोरीन को दे देता है ताकि इसका जो ऑक्टेट रूल है उसके अनुसार इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो और ये स्टेबिलिटी को गेन कर सके। इसी तरीके से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे सोडियम के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और फ्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। चूंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और इसकी वैलेंसी होती है 1। इसी तरीके से फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इसकी वैलेंसी भी होती है 1। अब हमें यहाँ पे पता है कि दो एलिमेंट है, एक है सोडियम और दूसरा है फ्लोरीन। सोडियम का सिंबल होता है Na, फ्लोरीन का सिंबल होता है F। सोडियम और फ्लोरीन दोनों की ही वैलेंसी होती है 1। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि होता है सोडियम फ्लोराइड और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaF। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंपाउंड बना। इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल है CH3NO का। तो यहाँ पे जो C है ये कार्बन का सिंबल होता है, इसकी वैलेंसी होती है 4। ये जिसमें इसमें 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया है। जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है जिसका सिंबल है N, इसकी वैलेंसी होती है 3। तो यहाँ पे इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है जिसका सिंबल होता है O, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे इसने दोनों बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने तब भी ये एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये एटॉमिक नंबर है इसका मतलब ये होता है कि इस एलिमेंट में इतने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर के नाम,
और इनका सिंबल दिया गया है, ये आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी एलिमेंट का नाम दे दिया और डायरेक्ट उसका सिंबल पूछ लिया या उसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया या उसमें उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर देके उसका मास नंबर पूछ लिया, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें याद करनी होंगी। ये चीजें काफी आसान होती है, जब आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये अपने आप से ही याद होने लगेगी। आप इसे रिवाइज करते रहिए तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फिर उनका सिंबल बताया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया है, उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बताया है, और फिर जो उनके जो शेल हैं KLMN, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बताया गया है, और अंत में यहाँ पे उनकी वैलेंसी के बारे में बताया गया है। इस टेबल के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ कुछ आयंस दिए गए हैं जिसमें इनका सिंबल बताया गया है और यहाँ पे इनकी वैलेंसी बताई गई है। मतलब जो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये आयन है, इनका सिंबल ये होता है और इन सब की वैलेंसी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इनकी भी वैलेंसी 1 है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट आयन, का हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इनकी भी वैलेंसी 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये आयंस लिखे हुए हैं इनकी वैलेंसी 2 है, और ये जो आयंस लिखे हुए हैं इनकी वैलेंसी 3 है। नेक्स्ट अब हम रासायनिक सूत्र लिखने के जो रूल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले है वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। तो किसी भी आयन पर संयोजकता यानी उसकी वैलेंसी और जो आवेश होता है वो संतुलित होना चाहिए। Next है when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first। तो जो कोई भी कंपाउंड होगा उसमें धातु भी है और अधातु भी है, तो जो धातु होगी उसका नाम या प्रतीक सबसे पहले लिखा जाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसे हमने पहले ही वीडियो में समझ लिया है। तो आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे भी एक बार जरूर देखें, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, और या फिर कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड या आयरन सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या मेटल्स भी प्रेजेंट है और नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। और यहाँ पे जो कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी क्या मेटल्स हैं, धातु हैं। तो इसलिए ये जो मेटल्स हैं इनका नाम क्या पहले लिखा गया है। जैसे कैल्शियम मेटल है तो उसका नाम पहले लिखा गया है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो उसका नाम बाद में लिखा गया है, इसका नाम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से सोडियम एक मेटल है तो उसका नाम पहले लिखा गया है सोडियम, और क्लोरीन है यहाँ पे, ये एक नॉन मेटल है, इसका नाम बाद में लिखा गया है क्लोराइड। ये नाम किस तरीके से लिखे गए इन्हें हम अभी आगे समझेंगे। Next है compounds formed with polyatomic ions. The number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket। तो जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं, यदि इनसे बनने वाला कोई यौगिक है तो उसमें जो उपस्थित आयन होते हैं उनकी संख्या को कोष्ठक में आयन के सूत्र को संलग्न करके तथा कोष्ठक के बाहर आयनों की संख्या लिखकर इंगित किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे जो OH है ये एक आयन है जिसे कौन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है क्योंकि इसमें क्या दो एटम्स प्रेजेंट हैं, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, बहुपरमाणु आयन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, तो इसकी जो संख्या होती है उसे हम क्या कोष्टक में लिख के फिर यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ये 2 नंबर में प्रेजेंट है, तो हम पहले पूरा जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर इसके बाहर जो इसकी संख्या है वो लिखेंगे। इन केस द नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज 1। यदि जो ये पॉली एटॉमिक आयन है ये इसकी संख्या केवल 1 हो तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का सिंबल होता है Na और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। यहाँ पे दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है। तो यदि जो पॉली एटॉमिक आयन है उसकी संख्या केवल 1 है तो हमें ब्रैकेट लगा के उसका 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 से ज्यादा यदि पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे वो जितने नंबर में प्रेजेंट है वो नंबर लिखेंगे।
The simplest compounds which are made up of two different elements are called binary compounds. तो वो सरलतम यौगिक जो दो अलग अलग तत्वों से बने होते हैं उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स या बाइनरी यौगिक या द्विआधारी यौगिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो सबसे पहले हम उनका एलिमेंट्स का सिंबल लिख लेंगे, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख लेंगे और फिर हम क्रॉसओवर करके उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। हमने इसको क्रॉसओवर करके केमिकल फॉर्मूला लिखा HCl। चूंकि ये 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 1 नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया है। While writing the chemical formulae for compounds, we write the constituent elements and their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. इसे हम यहाँ पे और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ऑक्साइड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। हमें पता है जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम है वो पहले लिखा जाएगा और ऑक्सीजन बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद जो एल्यूमिनियम है इस पे चार्ज होता है +3 या इसकी वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 या इसकी वैलेंसी होती है 2। तो सबसे पहले हम सिंबल लिख लें, फिर हम उसके ऊपर उसकी जो वैलेंसी है वो लिख लें और फिर हम क्रॉसओवर करके केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हम ये क्रॉसओवर करते हैं तो सबसे पहले मेटल लिखेंगे, मेटल है एल्यूमिनियम। क्रॉस ओवर करने के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की 2 है तो वो आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ Al2 और वैसे ही ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फाइड यानी सल्फर का यहाँ पे सिंबल होगा S। इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखी। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2 और फिर क्रॉस ओवर करके हमने इसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया H2S। नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन का सिंबल होता है C और टेट्रा का मतलब है यहाँ पे 4 क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का सिंबल कितना होता है Cl। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंबल लिखा C और क्लोरीन का सिंबल लिखा Cl। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो हमने इसको क्या क्रॉस ओवर किया तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है CCl4 जिसका यहाँ पे नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने अभी तक रूल में इतना समझा है कि सबसे पहले क्या है जो उसमें चार्ज होता है वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पे भी +1 का चार्ज है, क्लोरीन पे भी -1 का चार्ज है। तो ये कितना हुआ चार्जेस का बैलेंस है प्लस और माइनस का। इसी तरीके से यदि हम Al2O3 में देखें तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे टोटल +6 चार्ज हो गया। और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है तो टोटल कितना हो गया 3 इंटू 2 करेंगे तो -6। तो +6 पॉजिटिव चार्ज हो गया और -6 ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो चार्ज है आपस में क्या संतुलित है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसमें मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोराइड मतलब यहाँ पे क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो यहाँ पे जो Mg है वो एक मेटल है और धातु है। जो मेटल होती है उनकी जनरली ये प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, जिससे उनके ऊपर क्या धनायन आता है और वो कैटायन बनाती हैं। जो मैग्नीशियम होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जिससे इसके बाइटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबिलिटी गेन करता है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है और ये मैग्नीशियम कैटायन बन जाता है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल होती है जनरली उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो क्या एनायन बनाती हैं। तो जैसे हमने अभी रूल में समझा था कि जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल का नाम हम पहले लिखते हैं और उसके बाद हम नॉन मेटल का नाम लिखते हैं। तो चूंकि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती है, कैटायन बनाती है, तो इसलिए कैटायन का नाम फॉर्मूले में पहले आता है और एनायन का नाम उसके बाद आता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो जो भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, संतुलित करने चाहिए, ताकि जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो। जैसे जो हमने अभी एग्जांपल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हमने सिंबल लिखा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा Cl। तो अभी हमने समझा कि जो Mg है यानी मैग्नीशियम है इस पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। क्रॉसओवर करके हमने इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लिया MgCl2।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसका एक ही एटम प्रेजेंट है और उस पे चार्ज है +2। क्लोरीन के एक एटम पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा -2। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो बैलेंस है, मैग्नीशियम पे +2 और 2 क्लोरीन पे टोटल हो जाएगा -2। तो इस तरीके से जो ये पूरा स्ट्रक्चर है फिर न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट है, नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयन आर नॉट इंडिकेटेड। तो यहाँ पे जो आयनों पर आवेश होता है उसे हम फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का सिंबल होता है ऑक्सीजन। सोडियम पे चार्ज होता है +1 यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 यानी ये अपने भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ क्रॉसओवर करके जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आता है Na2 और O। तो यहाँ पे हम चार्ज देखते हैं, सोडियम के एक एटम पे चार्ज होता है +1, तो यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है इसलिए इस पे चार्ज होगा +2, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चार्ज बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फाइड। सोडियम का सिंबल है Na, सल्फाइड यानी सल्फर का सिंबल होगा S। सोडियम पे चार्ज है +1, सल्फर पे चार्ज होता है -2। क्रॉसओवर करके जब हमने फॉर्मूला लिखा तो ये हुआ Na2S। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है, बैलेंस है, क्योंकि 2 सोडियम एटम पे टोटल चार्ज होगा +2 और सल्फर पे है -2। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे जब हम क्रॉसओवर करके इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है AlCl3। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कैटायन का लिखा है और उसके बाद हमने एनायन का लिखा है। तो यहाँ पे अब हम चार्ज देखते हैं तो एक एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, एक क्लोरीन पे होता है -1, तो 3 क्लोरीन पे होगा -3। तो यहाँ पे भी क्या, चार्ज बैलेंस है। नेक्स्ट हम एग्जांपल समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है कैल्शियम और दूसरा है ऑक्सीजन। तो जो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है इन दोनों की ही वैलेंसी सेम होती है। कैल्शियम की भी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, इस पे +2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, इस पे -2 चार्ज होता है। तो इस तरीके से यदि हम क्रॉसओवर करके इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा Ca2O2। लेकिन हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CaO लिखते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो हम उसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ये चार्ज हैं इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। इसी तरीके के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन जो होता है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, और जो कैल्शियम है इसका सिंबल होता है Ca, कार्बोनेट आयन का सिंबल होता है CO3। तो यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, कार्बोनेट आयन पे चार्ज होता है -2। तो यदि हम इसका फॉर्मूला क्रॉस ओवर करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे Ca2 और CO3, क्योंकि एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसलिए हम इसमें ब्रैकेट में लिख के फिर इसका यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2। तो लेकिन अब हम इसे क्या सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही फॉर्मूला होगा वो होगा CaCO3, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम का सिंबल होता है Na, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। NO3 ये भी क्या एक पॉली एटॉमिक आयन है। सोडियम पे चार्ज होता है +1, नाइट्रेट आयन पे चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। और जैसे एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड का। तो सोडियम पे चार्ज होता है +1, फ्लोराइड फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1। तो क्रॉस ओवर करके सिंपल इसका फॉर्मूला होगा NaF। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम है, इस पे +2 चार्ज होगा, सल्फर पे -2 चार्ज होगा। यहाँ पे हम जो चार्ज है इनको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, CaS। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम पे भी +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। जब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा और 1 आएगा, तो ये होगा MgO। इसी तरीके से यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। क्रॉस ओवर करके यहाँ पे फॉर्मूला आएगा KCl। नेक्स्ट है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके केमिकल फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं Ca, और ब्रैकेट में हम OH लिख करके उसका ट्वाइस लिखते हैं। CaOH2 इस तरीके से नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो CaOH2 ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक कैल्शियम एटम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जबकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं होता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में ये होता है कि जो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो एक कैल्शियम एटम से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके के और एग्जांपल्स हैं, जैसे
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक आयन है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि वो एक नंबर में प्रेजेंट है तो हमें उसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे जो SO4 है, जब हम क्रॉस ओवर करके लिखेंगे तो ये नंबर में एक आएगा, तो इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये अमोनियम आयन है ये नंबर में दो आएंगे, तो यहाँ पे हमें पहले जो अमोनियम का सिंबल है NH4 उसे ब्रैकेट में लिखना होगा, और फिर यहाँ पे जो इसका 2 नंबर में प्रेजेंट है उसे हम ब्रैकेट के नीचे इधर लिखेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। इन पे NH4 है, यहाँ पे अमोनियम, इस पे चार्ज होता है +1, कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे जो भी जो क्रॉसओवर करके जब कार्बोनेट का नंबर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अमोनियम है इसका नंबर 2 आएगा, तो सबसे पहले हम अमोनियम को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर यहाँ पे नीचे 2 लिखेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है इस पे चार्ज होता है -1। तो क्रॉसओवर करके जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का पर चार्ज होता है +3 और जो सल्फेट होता है इस पे चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे जो सल्फेट है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर जो यहाँ पे क्रॉसओवर करके नंबर आ रहा है 3, उसे हम यहाँ पे से नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, जिस पे चार्ज होता है +2, और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, जिस पे चार्ज होता है -1। और क्रॉसओवर करके हम इसको केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन जो NO3 है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है और यहाँ पे नंबर में 2 है, तो NO3 को पहले ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट। तो केवल एक पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। सोडियम पे चार्ज है +1, कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2। तो जब क्रॉसओवर करके केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा Na2CO3। तो यहाँ पे जो कार्बोनेट है उसका नंबर एक ही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। सोडियम पे चार्ज है +1 और फॉस्फेट पे चार्ज होता है -3। तो जब हम क्रॉसओवर करके फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा Na3PO4। तो यहाँ पे हमें PO4 के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, डाइक्रोमेट का सिंबल होता है Cr2O7। यहाँ पे जो पोटेशियम इस पे चार्ज होता है +1 और जो Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट है इस पे चार्ज होता है +2। तो जब क्रॉस ओवर करके यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा K2Cr2O7। तो यहाँ पे Cr2O7 ये नंबर में एक ही है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने तत्वों के प्रतीक भी देख लिए कि उनके सिंबल क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में भी देख लिया कि उनके सिंबल क्या होते हैं, उनपे चार्ज क्या होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ तत्वों के प्रतीक और उनकी वैलेंसी की भी प्रैक्टिस हो गई है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in MnO2, Mn2O3, Mn2O7 एंड MnO4-। तो यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें हमें Mn यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर या इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। Valency indicates the bonding capacity of any element in the given compound. It can be easily checked with the charges on respective ions. तो जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो किसी भी कंपाउंड में किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को दर्शाती है। इससे हम क्या संबंधित आयनों पर लगने वाले आवेश आसानी से जांच सकते हैं। अब ये कैसे होता है हम इसे इस एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं MnO2। इसमें हम मैग्नीज यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर या इसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो MnO2 है इसमें हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम पे चार्ज होता है -2। तो इसके यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन पे, 2 × 2 यानी 4। यानी 2 ऑक्सीजन के एटम पे यहाँ पे -4 का चार्ज हो जाएगा। और हमने अभी रूल्स में समझा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, ताकि जो पूरा ये
कंपाउंड है वो न्यूट्रल रहता है। तो यदि ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ प्रेजेंट है जिसपे टोटल -4 चार्ज है, तो मैग्नीज पे कितना चार्ज होना चाहिए? प्लस का 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस का 4। इसे हम मैथमेटिकली इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कंपाउंड लिख लिया MnO2। हमें यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये हमने इसे ऐसे ही लिखा। प्लस में हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है तो इसलिए 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के एक एटम पे चार्ज होता है -2, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और चूंकि जो ये पूरा जो कंपाउंड है वो क्या न्यूट्रल है, तो इसलिए इक्वल टू में 0 लिख दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा मैग्नीज का जो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगा +4। नेक्स्ट कंपाउंड है Mn2O3, जिसमें हमें Mn यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो वही सबसे पहले हमें पता है एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो मतलब इस पे टोटल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? 3 इंटू -2 यानी -6 का चार्ज। अब चूंकि जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ प्रेजेंट है जिसपे टोटल -6 चार्ज है, तो यहाँ पे जो 2 मैग्नीज है इन पे टोटल प्लस का 6 चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि 2 मैग्नीज के पास प्लस का 6 चार्ज है तो एक मैग्नीज के पास कितना होगा? प्लस का 3 चार्ज होगा। तो इसे अब हम वापस से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने कंपाउंड लिखा Mn2O3। यहाँ पे मैग्नीज के 2 एटम प्रेजेंट है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। मैग्नीज का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है इसलिए 3 लिखा। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कि मैग्नीज पे +3 चार्ज होगा, यानी एक मैग्नीज पे यहाँ पे +3 चार्ज है, तो 2 मैग्नीज में यहाँ पे टोटल +6 चार्ज हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन पे -6 चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये पूरा कंपाउंड है ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट कंपाउंड है Mn2O7। तो सबसे पहले वही ऑक्सीजन का एक एटम जिसपे -2 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के 7 एटम पे टोटल चार्ज होगा 7 इंटू -2 यानी -14 का चार्ज। तो चूंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और ऑक्सीजन के 7 एटम पे -14 चार्ज है, तो मैग्नीज के यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है तो इस पे टोटल +14 का चार्ज होगा। तो 2 मैग्नीज के एटम पे +14 का चार्ज है, तो एक मैग्नीज के एटम पे चार्ज होगा +14 डिवाइडेड बाई 2 यानी प्लस का 7। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने कंपाउंड लिखा Mn2O7। मैग्नीज के 2 एटम प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। प्लस में ऑक्सीजन के 7 एटम प्रेजेंट है इसलिए 7 लिखा। इसे मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन के एक एटम के चार्ज से यानी -2 से। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कि मैग्नीज पर +7 का चार्ज होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है MnO4-। तो यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया MnO4, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या मैग्नीज का प्लस में ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है इसलिए 4 लिखा और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एक एटम पे जितना चार्ज होता है इससे, और इक्वल टू में इस बार यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड पे हमें चार्ज दिया गया है -1 का। तो जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो जैसे ऑक्सीजन के एक एटम पे चार्ज कितना होता है? -2 का, तो +4 एटम है तो इस पे कितना हो जाएगा? -8 का चार्ज हो जाएगा। तो जब हम -8 को इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो चार्ज हो जाता है प्लस का 8। तो +1 के 8 में से जब माइनस का 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7। तो जब कंपाउंड हमारे पास MnO4- है तो इसमें यहाँ पे मैग्नीज पे चार्ज कितना होगा? +7 होगा। नेक्स्ट कंपाउंड है CrO2Cl2। इसमें हमें क्रोमियम यानी Cr इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड लिख लिया। क्रोमियम का हमें बताना है तो ये हमने ऐसे ही लिखा। प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है इसलिए 2 लिखा। ऑक्सीजन के एक एटम पे चार्ज होता है -2, तो इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है इसलिए 2 लिखा, और क्लोरीन के एक एटम पे चार्ज होता है -1 का, तो इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ये कंपाउंड है वो न्यूट्रल है तो इसलिए हमने इक्वल टू में 0 लिखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम 2 इंटू -2 करा तो ये आया -4, और 2 इंटू -1 करा तो ये आया -2। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज आया? +6 आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiF6, और इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है? -3 का। इसमें हमें जो Ni निकल है इसके ऊपर चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड लिख लिया। Ni पे हमें चार्ज बताना है तो हमने इसे ऐसे ही लिखा। प्लस फ्लोरीन के 6 एटम प्रेजेंट है तो इसलिए 6 लिखा।
एक फ्लोरीन के एटम पे -1 चार्ज होता है तो इसे -1 से मल्टीप्लाई करा और इक्वल टू में चूंकि इस पूरे कंपाउंड पे हमें -3 का चार्ज दिया है तो इक्वल टू में यहाँ पे -3 रखा और जब हमने इसे सॉल्व किया तो निकल पे चार्ज आया +3 का। नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया गया है CrCN यहाँ पे 6 और यहाँ पे इस पे पूरा चार्ज कितना है -3 का। तो हमें इसमें क्रोमियम पे चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हमने क्रोमियम को ऐसे ही लिखा, प्लस में जो साइनाइड आयन होता है यहाँ पे ये 6 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 6 लिखा और एक साइनाइड आयन पे -1 का चार्ज होता है तो इसलिए इसे -1 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे कंपाउंड पे -3 का चार्ज दिया तो इक्वल टू में -3 लिखा और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया कि क्रोमियम पे +3 का चार्ज होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द फॉर्मूला दैट शोज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स व्हिच अ सब्सटेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्ड इज नोन एज। ऑप्शन ए केमिकल फार्मूला, ऑप्शन बी एटॉमिक फार्मूला, ऑप्शन सी कंपाउंड फार्मूला एंड ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने इसके लिए एक टर्म पढ़ी है केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र, जिसमें जो वो कंपाउंड होता है उसमें कितने नंबर में और किस टाइप के एटम प्रेजेंट है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO2Cl2। तो हमें कंपाउंड दिया गया है CrO2Cl2 जिसमें हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, जिसमें हमें दिया था क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज। तो हमें जिंक हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले हमें इनका सिंबल पता हो, जो जिंक होता है उसका सिंबल होता है Zn, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसका सिंबल होता है OH। तो यहाँ पे जो जिंक होता है इसके ऊपर चार्ज होता है +2 और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो जब हमें इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस ओवर करेंगे। तो जिंक के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा और जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके साथ आएगा +2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, क्योंकि जो OH है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है और यहाँ पे जब हम क्रॉस ओवर करते हैं तो ये नंबर में 2 आता है तो इसलिए OH को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर यहाँ पे नीचे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। तो जैसे ही अमोनियम है उसका सिंबल होता है NH4, जो सल्फेट है उसका सिंबल होता है SO4। अमोनियम पे चार्ज होता है +1 का, सल्फेट पे चार्ज होता है -2 का। क्रॉस ओवर करके इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आता है NH4, ये ब्रैकेट में आएगा और इसके बाद यहाँ पे इसका नंबर 2 और SO4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, सो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज। तो जो ऑक्सीजन है वो एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक का मतलब इसमें ऑक्सीजन के क्या 2 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।